आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हों या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हों, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है उनका ट्रांसफर होना उनकी जनरेशन से अगले में। ठीक है, जैसे कोई भी मान लो ह्यूमन बींग है, हमारा एग्जांपल कहते हैं कि अपने बच्चा जो है अपने पापा पे गया है, मम्मी पे गया है, सबकी झलक आती है। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती हैं। और कितने तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है ह्यूमन बॉडी में? 20,000 लगभग 20,000 से लेकर 25,000 तक उसमें क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो ट्रांसफर होती हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक को इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। लगभग कितने जीन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में? 20,000 से लेकर 25,000 तक। ठीक है, और जो स्टडी होती है जीन के बारे में, हेरिडिटी और इवोल्यूशन की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स जो सबसे पहले इस टर्म का यूज करा था वो किसने करा था? विलियम बैटसन ने। लेकिन जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? जॉर्ज ज़रोजर, क्या नाम है उसका? ज़रोजर जॉन मेंडेल। उसको उसका क्रेडिट दिया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मेंडेल को। कितनी बात समझ में आई? उसके बाद आते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंसेस आता है किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक में, इंडिविजुअल के बीच में। लेकिन ये जो डिफरेंस होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो भी होंगे, चाहे वो प्लांट्स हो, उनमें बहुत कम होता है। जैसे आप गन्ने की फसल का एग्जांपल ले लो। गन्ने में क्या होगा? सारे प्लांट्स आपको कैसे दिखाई देंगे? एक जैसे दिखाई देंगे। अगर उसमें कुछ आपको ज्यादा चेंजेस लाने हैं तो आपको कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ सप्लीमेंट, कुछ दवाइयां ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, वरना वो क्या रहेंगे? सब सिमिलर रहेगा उनका स्ट्रक्चर। क्या अगर मैं तुम्हारे सामने 100 गन्ने के प्लांट रखूं, आप उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस बता पाओगे? नहीं बता पाते। ठीक है, और दूसरा जो ये होता है ना वेरिएशन, ये चाइनीज लोगों में सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, इंसानों की बात करें, हमारे ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक जनरेशन से अगली जनरेशन पे जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मान लो आपके दादा दादी थे, वो दोनों अलग अलग फैमिली से थे, तो उनकी वजह से वेरिएशन आपके पापा में आया। फिर आपकी जो मम्मी थी वो अलग फैमिली से थी, तो क्या होता है? दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता रहता है, जिसमें कि एक पेरेंट्स अलग फैमिली से होगा तो क्या होगा? इसी वजह से वेरिएशन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होगा? जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। क्यों मिलते हैं देखने को चेंजेस आपको? मैंने रीजन बता दिया आपको। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? क्योंकि दो पेरेंट्स का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अब बात करते हैं हम इंपोर्टेंस क्या है वेरिएशन की। क्या इंपोर्टेंस है? पहला है जो चांसेस है सर्वाइवल के, वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, आप एक मच्छर का एग्जाम्पल लो। मैं बार बार देता हूँ इसका एग्जाम्पल। मच्छर है, पहले सबसे पहले मच्छरों को भगाने के लिए क्या यूज होता था? नीम की टहनियां जला दी, सूखी हुई पत्ती जला दी, उससे मच्छर भाग जाते थे। अब क्या हुआ? मच्छरों ने उस चीज को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया, तो फिर वो उससे नहीं असर होने लगा। उसके बाद बात करते हैं, फिर मोर्टीन आई। मोर्टीन का यूज हुआ स्टार्ट। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या देखने को मिला कि मोर्टीन के धुएं के ऊपर ही मच्छर डांस करने लगते थे। क्या हुआ? उन्होंने उस चीज को भी क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया। उसके बाद मोर्टीन जो वैसी थी, ऑल आउट वाली आई, मशीन आई। ऑल आउट वाली मशीन आई तो बहुत इफेक्टिव थी शुरुआत में। मैंने खुद देखा, आपने भी देखा होगा कि मच्छर लगाई, वो कमरे के मच्छर गिरने लगते थे। लेकिन उसे भी धीरे धीरे अडेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर वाया कार्ड वाला जो था उसको जला दिया। ठीक है, फास्ट कार्ड जो था, फास्ट कार्ड जलाने के बाद उसमें भी क्या हुआ? कुछ दिन तो उसका भी असर चला, लेकिन 1-2 साल में मच्छरों ने उसे भी अडेप्ट कर लिया। और आजकल क्या चल रहा है मार्केट में? 10 का दम। धीरे धीरे इसे भी क्या होगा? वो अडेप्ट कर लेंगे। क्यों कर लेते हैं अडेप्ट? भैया एक जनरेशन से जब अगली जनरेशन में कोई भी चीजें जा रही हैं, उन्हें पहले ही पता है कि ये वाली चीज हमने फेस करी है, तो उनकी जो अगली जनरेशन है उसको आसानी से फेस कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए और समझो, ह्यूमन बीइंग से रिलेट करके, कि एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक अलग फैमिली का है, एक अलग फैमिली का। एक बच्चे को आपने स्टार्टिंग से क्या रखा? गांव में रखा, बिल्कुल हरियाली में, उसे जरा भी पोल्यूशन में नहीं रहने दिया, नहीं आने दिया। वो 20 साल वहीं रहा। वहां से आने के बाद आप उसे किसी ऐसे सिटी में ले गए जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो जो गांव में रहने वाला बच्चा है वो क्या होगा? जल्दी बीमार पड़ जाएगा। लेकिन जो बच्चा, दूसरा बच्चा, वो शहर में ही पहले से ही पोल्यूशन में पैदा हुआ है, वहीं पे उसका सर्वाइवल हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो क्या होगा? उन चीजों को अडेप्ट कर लेगा।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉल्यूशन से बीमारी नहीं होती है बीमारी, लेकिन जो उसमें सर्वाइव कर रहा है, जिसको आदत हो गई है वहां पे रहने की, वो उसके लिए असरदार उतना नहीं रहता। ठीक है, आप यहाँ पे रह रहे हो, आप दिल्ली चले जाओ, अभी वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, तो आप क्या होगा, जल्दी आप बीमार हो जाओगे। बहुत से लोगों को पानी कहते हैं पानी भी सूट नहीं आया, पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया। वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी जो है अडेप्ट नहीं कर पाती चीजों को शुरुआत में। बात समझ में आई? दूसरा क्या होता है, इसी वजह से क्या होते हैं, आपके सर्वाइवल के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने अभी मच्छर वाला एग्जांपल दिया। उसके अलावा ये इवोल्यूशन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डेवलपमेंट में हेल्प कैसे करता है? डेवलपमेंट क्या, जो कंडीशन ह्यूमन बीइंग की है, किसी भी की पहले थी वो अब है नहीं है, क्या होता है, लगातार हम क्या करते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। जैसे पहले 1G आया, फिर 2G 3G 4G 5G चल रहा है, तो ये क्या होते हैं, डेवलपमेंट होते रहते हैं। डेवलपमेंट होने के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज का एक बार होना। ठीक है, मान लो फोन है, अगर फोन ही इन्वेंशन ना होता फोन का, तो क्या आज इतने स्मार्टफोन तक हम पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, किसी भी चीज का स्टार्ट होना, इन्वेंशन होना। बात समझ में यहां तक? डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है, जो चीजें हम, इससे वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्वायर करते हैं, मतलब किसी चीज को सीखना या कब्जा करना किसी चीज पे। एक्वायर करने का मतलब क्या होगा, किसी चीज को अडोप्ट करना बाद में। ये वाली चीजें क्या होती हैं, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद कोई भी चीजें इंसान सीख पाता है। मान लो बाइक चलानी, क्या बचपन से थोड़ी सीख के आता है कोई? जैसे तुम्हें कोई माँ बाप सिखा रहे हैं, तुम्हें कुछ भी चीजें, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो क्या कहते हैं, तो भैया ऐसा है, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब यही सीखते हैं आने के बाद। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, बाद में एक्वायर करी जाती है। किसी ने टैटू बनवा लिया, मान लो मैंने ओम का टैटू बनवा लिया अपने हाथ पे, अब अक्की का मैंने कि वो भी टैटू बनवाए, तो वो बनवा सकता है जाके। कोई भी इन चीजों को क्या करता है, एक्वायर कर सकता है। ठीक है, उस इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, जो चीजें आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है। ठीक है, पेरेंट्स से क्या मिलेगा, आप हाइट मिल सकती है, हेयर मिल सकते हैं, किसी के कर्ली है, स्ट्रेट है, आई का जो कलर है, किसी की ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, पेरेंट्स से हमें मिल सकती है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, जो ईयर लोब होते हैं, किसी के यहाँ से अटैच होंगे, किसी के अटैच नहीं होंगे, फ्री होंगे। ये भी किसका एग्जांपल है, आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स का एग्जांपल है। उसके अलावा एक मेन डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। मान लो कोई पेरेंट्स है, जैसे हमारा देव है, देव को क्या है, जिम का शौक है बहुत ज्यादा, इसने एब्स बना रखे हैं, 6 एब्स हैं इसके। तो ऐसा होगा क्या, इसका जो बच्चा होगा उसके भी एब्स होंगे पैदा होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये चीजें इसने बाद में एक्वायर करी हैं प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, तो इसके बच्चे को भी अगर एब्स चाहिए, उसको भी ये एक्वायर करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसको ये चीजें बाय बर्थ होगी। बात समझ में आया? दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इस चैप्टर से जुड़ी हुई आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए आप सुनते आ रहे होंगे कि अगर कोई ऐसा होता है, केस होते हैं कि किसी का अफेयर चल रहा है, बच्चा हो गया, फिर उसका पता करना है कि भैया किसका बच्चा है, तो वो डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए क्या होता है, इसमें हमारी ना इंफॉर्मेशन होती है जो बच्चे तक जाती है। बहुत सारी छोटी 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 इंफॉर्मेशन, हर चीज की सारी आपकी जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन किसके अंदर पाई जाती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। और ये कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम में ये क्या हो जाता है, ये फोल्ड हो जाता है। ठीक है, ये मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने की वजह से क्या होगा, ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46, जो कि पेयर की फॉर्म में होते हैं। जो ये 22 पेयर होंगे, इन पेयर को बोलते हैं ऑटोसोम्स। और जो एक अलग पेयर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो सेक्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसी की वजह से ही आप बॉय है या गर्ल है, उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इन्हीं की वजह से पता चलते हैं, जो तुमने सुना होगा ये XXXY वाला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। और जो अलग के 22 पेयर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। इसी की वजह से क्या होता है, जो मेल और फीमेल की बॉडी है ना, उसमें ज्यादातर सिमिलैरिटीज होती है। भाई उनको भी 2 आंखें, हमें भी 2 आंखें, हाथ पैर सब बराबर है, लेकिन जो कुछ चेंजेस आते हैं वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से आते हैं। उसके बाद जीन में बता चुका पहले भी, जीन में क्या होती है, हर ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एक चीज और ध्यान दो, ट्रेट का मतलब, कैरेक्टर का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब, इनका मतलब सेम ही है, अलग अलग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे कि जीन की बात करें, हेयर के लिए अलग जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। 20,000 से 25,000 जीन मैंने बताया था पाए जाते हैं। हेयर का, आपकी आईब्रो का, आपके आईलिड का, आपके हाथ कैसे हैं, पूरे बॉडी के सारी इंफॉर्मेशन किसकी वजह से जाती है, जीन की वजह से जाती है। जीन होते हैं अलग अलग, इन्हें पर्टिकुलरली
जीन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड। डाइप्लॉइड का मतलब होता है जो मैंने बताए थे ना, दो पेयर बनते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डाइप्लॉइड, और एक ही पेयर है तो उसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। उसके बाद बात करते हैं एलील्स की। मैंने बताया था एलील जीन ट्रेट एक ही बात है। तो एलील दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट एलील, दूसरा होता है रिसेसिव एलील। डोमिनेंट का मतलब जो स्ट्रोंग होगा, जो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। रिसेसिव का मतलब जो वीक एलील होगा। जैसे कि मान लो आपके पापा के बाल क्या है, कर्ली है, और मम्मी के बाल क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन आपके बाल क्या हुए, कर्ली हुए। तो इंफॉर्मेशन तो दोनों पेरेंट्स से गई थी, लेकिन आपका आपकी बॉडी ने अडेप्ट क्या करे, कर्ली बाल करे। क्यों? जो कर्ली वाला था आपके जो पेरेंट्स के जीन थे, मतलब आपके जो पापा के जीन थे, वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे मम्मी के जीन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी वजह से जो सा जीन जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उसी की वजह से आपका कैरेक्टरिस्टिक आती चली जाती है। कहते हैं कि ये नाक से तो मम्मी पे लग रहा है, ये होठों वाला हिस्सा इसके पापा जैसा है। तो वो जीन पे डिपेंड करता है। मैंने बताया 20 से 25 हजार जीन होते हैं, तो पर्टिकुलरली हर जीन अलग होगा, कोई डोमिनेंट होगा, कोई किसी का रिसेसिव होगा, उस पर डिपेंड करता है कि किसके कैरेक्टरिस्टिक उनके बच्चों में आएंगे। बात समझ में आई? उसके बाद बात करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब ये क्या होता है, देखो होमोजाइगस मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, एक चीज और ध्यान दो, उससे पहले जो डोमिनेंट एलील होंगे, डोमिनेंट ट्रेंड होंगे, उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो रिसेसिव होंगे वीक, उन्हें किससे करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। बात करते हैं, हमने दो पेरेंट्स लिए, ये मान लो ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, दोनों क्या है, टोन है। जो इनसे बच्चा होगा वो भी कैसा होगा, टोन होगा। अब एक और दूसरी कंडीशन लेते हैं, पेरेंट्स से दोनों क्या है, ड्वार्फ है, स्मॉल है, साइज छोटा है, उनकी हाइट छोटी है, तो इनसे भी जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, ड्वार्फ होगा। लेकिन ये दोनों क्या है, अपने आप में प्योर कंडीशन है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स या तो टोल थे या दोनों पेरेंट्स क्या थे, ड्वार्फ थे। जब भी प्योर कंडीशन होगी उसे क्या बोला जाएगा, होमोजाइगस या प्योर कंडीशन। दूसरा बात करते हैं हेट्रोजाइगस। इसका एग्जांपल क्या लें, एक पेरेंट्स मान लो टोल है, दूसरा पेरेंट्स क्या है, ड्वार्फ है, लेकिन जो इनसे बेबी होगा, मैंने क्या बताया था, डोमिनेंट वाले को अडेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, हाइट में टोल होगा। लेकिन क्या वो प्योर कंडीशन होगी, वो प्योर कंडीशन नहीं होगी, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोला जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म बची हुई थी जो थी फिनोटाइप और जीनोटाइप, जिसका मैंने एग्जांपल क्या लिया था, मान लो एक पेरेंट्स है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, दोनों क्या है, टोल है, तो जो बेबी होगा वो भी कैसा होगा, यहाँ पे टोल होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन लेती है, कौन सी कंडीशन थी, प्योर वाली थी, होमोजाइगस। दूसरी थी मेल हो गया, फीमेल हो गया, ये टोल है और ये क्या है, शॉर्ट है या ड्वार्फ है। ठीक है, जो बेबी होगा इस वाली कंडीशन में भी वो कैसा होगा, टॉन होगा। लेकिन दिखने में तो दोनों टोन है, मतलब इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, टोन है। मान लो फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में दोनों क्या है, टोन है, लेकिन जो जेनेटिक है इनकी अंदर की जो है वो कैसी है, अलग अलग है। जो अंदर वाली जेनेटिक कंपोजिशन होता है उसे क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, और जो फिजिकल कंपोजिशन होता है उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ठीक है, बात समझ में आई? फिनोटाइप आपको दिखने में सेम हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप अलग ही होगा। और एक बात और है, जो प्योर कंडीशन का जीनोटाइप होगा ना इसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो ऐसे ही आने वाली जनरेशन पे इनका फर्क पड़ेगा। भले इस जनरेशन में ना पढ़ाओ, आने वाली जनरेशन में कंपलसरी नहीं है, इनके जो बच्चे होंगे टोल होंगे, इनके हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्योर कंडीशन है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद बात करते हैं मेंडल एंड हिज कंट्रीब्यूशन। मैंने जैसा बताया था, इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसने क्या करा था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, वो सब इसने बताया था। और इसने ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा था, पी प्लांट के ऊपर करा था। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम, इसके बारे में पूछ लेते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग का भी साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस बोलते हैं। अब बात करते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि उसने पी प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट क्यों करा। पहली कंडीशन भाई, ये क्या है, एनुअल प्लांट है। अब ये एनुअल प्लांट का मतलब क्या हुआ भैया, साल में कभी भी ग्रो कर लो, जब तुम्हारा मन करे, जब क्या करो, ग्रो कर लो। दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, बहुत जल्दी जो फसल का समय है वो बहुत कम होता है, इसलिए एक साल में तुम कई फसल ले सकते हो। ठीक है, तीसरी इसका फीचर जो है वो है कि इसके अंदर दोनों तरह का पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ भी और क्रॉस भी। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे आपको ऑफ स्क्रीन मिलेंगे, आपके पास ज्यादा ऑप्शन होगा, ज्यादा वैरायटी होगी जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। और कितने पेयर का उसने स्टडी करा था, उसने 7 पेयर स्टडी करे थे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, कि गोल मटर लिया,
ठीक है, ग्रीन लिया, मोटा दाना लिया, पतला दाना लिया, रिंकल लिया, जो भी है ये सब क्या है, अलग अलग ऐसे 7 कैरेक्टर उसने क्या करे थे, स्टडी करे थे। ठीक है, हो गया। कर दो 15। मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जिसमें एक बार में एक ही कैरेक्टर के बारे में उसने क्या करी थी, स्टडी करी थी। दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें क्या था, 2 पेयर लिए थे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के। जब इसके बारे में पढ़ोगे आगे तो पता चलेगा। पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक बार में एक ही कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करी जाती है। जैसे उसने जो पेरेंट्स लिए, एक बार प्योर टोल लिया और एक बार क्या लिया, प्योर डॉर्फ लिया। ठीक है, इसके बाद प्योर टोल से गैमेट्स क्या है, कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। कैपिटल स्मॉल का मैंने बता दिया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव के हिसाब से लिए जाते हैं। तो जो पहली जनरेशन में बच्चा हुआ वो कैसा हुआ, हेटेरोजाइगस टोल हुआ। क्यों, डोमिनेंट कौन सा रहा, कैपिटल टी रहा, लेकिन बेसिक कैसा हुआ, हेटेरोजाइगस टोल हुआ। तो अगली जनरेशन कैसी होगी, इसका आइडिया लगाने के लिए उसने 4 कंडीशन आई थी टोटल। वो कंडीशन कैसे आई, जब उसने क्या कराया, इसका सेल्फ क्रॉस कराया। मतलब क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, ठीक है, इन दोनों से क्या निकल जाएगा, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ करेंगे क्या आएगा, टी टी, मतलब टोल होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, टोल, यहाँ पे भी, और यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, अब इसके रेशियो देख लेते हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल रेशियो जो अपीयरेंस में, ये वाला भी टोल होगा, ये वाला भी टोल होगा, ये वाला भी टोल, तीनों टोल होंगे। इन दोनों में क्या है, कैपिटल टी डोमिनेंट है। तो टोल कितने हो गए टोटल, 3। और ड्वार्फ मतलब दोनों कितना हुआ, दोनों मतलब कैसे दोनों ये छोटा हो सकता है। उसके बाद आप जीनोटाइप रेशियो देखते हैं, मतलब जीन्स के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था। पहले बात करते हैं प्योर टोल। प्योर टोल कब होगा, जब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, टोल होंगे। ऐसी कंडीशन यहाँ पे कितनी दी है, सिर्फ 1 दी गई है। हाइब्रिड टोल जो दिखने में टोल है लेकिन जीनोटाइप जीन्स के अकॉर्डिंग वो उतने टोल नहीं है, या दोनों पेरेंट्स में टोल नहीं है। ऐसे कितने थे, 2 थे। फिर आते हैं लास्ट वाली कंडीशन, ड्वार्फ जो स्मॉल थी वो कितना था, तो जीनोटाइप रेशियो कितना आ गया, 1:2:1, और फिनोटाइप 3:1। यहाँ तक समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, उसने मेंडल ने 2 अलग अलग पेयर लिए थे, अलग अलग एलील्स के, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के। कौन कौन से पेरेंट्स लिए थे, एक तो ग्रीन, ग्रीन भी लिया, उसके साथ कैसा लिया, राउंड। येलो लिया, येलो कैसा, रिंकल। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, जब मटर का दाना ताजा होगा कैसा रहेगा, हरा रहेगा और गोल रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बासी हो जाता है कैसा हो जाता है, पीला पड़ेगा हल्का सा और सिकुड़ जाता है। ये लॉजिक था, इसके पीछे कुछ नहीं होता। कैपिटल लेटर से हम किसको डिनोट करते हैं, जो डोमिनेंट होगा। यहाँ पे डोमिनेंट क्या होगा, प्योर ग्रीन, और राउंड के लिए RR लिया, येलो के लिए स्मॉल में लिया, और रिंकल्ड के लिए भी स्मॉल R लिया। ठीक है, बात करते हैं गैमेट्स कौन सा आएगा, इन दोनों वाई में कौन सा आएगा, एक वाई बाहर आ जाएगा। ऐसी राउंड के लिए R हो गया, येलो के लिए स्मॉल वाई, रिंकल्ड के लिए स्मॉल R। जब पहली जनरेशन आएगी वाई और वाई में होगा, दूसरी कंडीशन आएगी R और R की। हालांकि इसमें डोमिनेंट कौन रहेंगे, वाई और R। तो इसलिए जो मतलब क्या होगा, वो क्या बोलेंगे उसे, ठीक है, जो पी प्लांट होगा वो कैसा होगा, कोई बात नहीं, कट हो जाएगा। वो पी प्लांट कैसा होगा, क्योंकि वाई और R डोमिनेंट है, वो होगा येलो और राउंड। ठीक है, येलो और राउंड होगा। उसके बाद इसने क्या कराया, इसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अब इस चीज को ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ये दिया होगा, इससे सिर्फ 4 कंडीशन में आ रही है। 4 कंडीशन कौन सी, एक बार तो कैपिटल वाई मतलब ग्रीन है, राउंड है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा ग्रीन के साथ क्या है, रिंकल्ड है, दूसरी कंडीशन ये आई। तीसरी कंडीशन क्या आई, येलो के साथ राउंड है। चौथी कंडीशन क्या आई, येलो के साथ रिंकल्ड है। ये 4 कंडीशन आएगी। इसी का उसने क्या कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, वाई के साथ वाई थोड़ी ले सकते हो, 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक थी। तो कैपिटल वाई किसको डिनोट कर रहा है, ग्रीन को, और स्मॉल वाई किसको डिनोट कर रहा है, येलो को। तो आप वाई और वाई थोड़ी ले सकते हो, नहीं लोगे ना, अलग अलग लोगे। एक ग्रीन और राउंड हो गया, ग्रीन रिंकल्ड हो गया, येलो राउंड हो गया, येलो रिंकल्ड। और फिर उसका क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन जब कराओगे तो यहाँ से क्या आएगा, वाई वाई RR। ऐसी जब ये पूरी टेबल बन जाएगी आपकी, इसमें कोई भी डाउट है बता देना। उसके बाद इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। जब आप काउंट करोगे जो ग्रीन है और राउंड है, तो कितने आएंगे, यहाँ से 9 आएंगे। येलो राउंड कितने आएंगे, 3। ग्रीन और रिंकल्ड भी 3 आएंगे, और येलो रिंकल्ड भी कैसा आएगा, 1 आएगा। एक समझा दूंगा, डाउट हो रहा हूँ, येलो और रिंकल्ड, येलो को कौन डिनोट कर रहा था, स्मॉल वाई, रिंकल्ड को स्मॉल R। दोनों कंडीशन डोमिनेंट हो, ऐसा सिर्फ एक ही केस है।
ग्रीन और रिंकल्ड, ग्रीन के लिए कौन सा कलर था, कैपिटल वाई, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, जिसमें ये दोनों डोमिनेंट हो ऐसी कंडीशन ढूंढो। कैपिटल वाई है मतलब ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, लेकिन साथ में स्मॉल आर है दोनों, तो रिंकल्ड, एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी ढूंढो ऐसी कंडीशन सिमिलर, ये नहीं। तीसरी देखो ऐसी कंडीशन, ये नहीं। इससे अलग कोई कंडीशन नहीं आने की, ठीक है। ऐसे ही येलो राउंड का देखोगे 3 निकल के आएंगे, और ग्रीन राउंड का देखोगे 9 निकल के आएंगे। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया, 9:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो इसका नहीं पूछा जाता, ठीक है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि जो बेबी है वो बॉय है गर्ल है, उसके लिए क्या होते हैं, ये गैमेट्स ले जाते हैं। मेल के अंदर कौन कौन से गैमेट्स पाए जाते हैं, एक्स और वाई, जो मैंने एक पेयर बताया था, और फीमेल के अंदर कौन सा पाया जाता है, एक्स एक्स। यहाँ से सिर्फ 4 कंडीशन निकल के आती है, एक तो एक्स और एक्स, दूसरे इसके साथ एक्स और वाई, तीसरी कंडीशन कौन सी आएगी, ये 4 कंडीशन सिर्फ निकल के आती हैं, ठीक है। जब भी एक्स वाई होगा, इन कंडीशन में क्या होगा, और इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, गर्ल होगा। अब एक बात यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। आज भी गांव समाज में चले जाओ, किसी अगर वुमेन को 2 बेबी गर्ल हो गई, मतलब 2 लड़कियां हो गई, 3 हो गई, तो उसे बोझ मानते हैं बहुत लोग आज भी। और क्या कहा जाता है, उसका सारा इंजाम किसको दिया जाता है, वुमेन को दिया जाता है, लड़की को देते हैं, अपनी बहू को देते हैं, तो इसके तो दूसरे को दिखानी होगी, ठीक है। उसको उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, लड़की को ठहराया जाता है, जबकि उसमें लड़की का कोई भी रोल नहीं है। क्यों नहीं है रोल, क्योंकि जो मेल के अंदर पाए जाते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये डिपेंड करता है इस पे कि बॉय होगा या गर्ल होगी। फीमेल का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम एक्स और एक्स पाए जाते हैं, जो कि इंडिविजुअली उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेल के अंदर एक्स और वाई पाया जाएगा, इस वाई का रोल होता है मेनली, जो बॉय के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। बात समझ में आई, इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है पूछने के लिए, ठीक है। बस यही हमारा चैप्टर था। थैंक यू सो मच। इसको शेयर कर देना वीडियो को, और इसकी पीडीएफ के लिए जो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो भेज देना मेरे नंबर पर, ठीक है। थैंक यू।